गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जब तक बाकी बच्चे एंटर हो रहे हैं, कल एक क्वेश्चन दिया था, बहुत बच्चों ने मेरे को पूछा, ठीक है, तो प्रॉब्लम कहीं 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 उसको करेक्शन लग रहा था क्वेश्चन में, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जब तक बाकी बच्चे इसमें एंटर होते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था वो कल वाला कि इंटीग्रेशन 0 से पाई तक क्वेश्चन था इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई x into sin 2x, और फिर क्या था, sin पाई बाई 2 cos x into sin पाई बाई 2 into cos x whole divided by 2x minus pi dx, 2x minus pi dx। ये क्वेश्चन कल दिया था, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इंटीग्रेशन को आई नाम दे देते हैं, इंटीग्रेशन को आई नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये कल का क्वेश्चन था। वेरी गुड मॉर्निंग आयुष। और अब अपन इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे, थर्ड प्रॉपर्टी, ये x को अपन ने हटाना होता है, और उसके लिए तरीका यही है कि अपन x की जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स लिखेंगे। जब यहाँ पर आप x की जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स लिखोगे, मतलब 2x माइनस 2 पाई लिखेंगे x की जगह पर पाई माइनस एक्स, तो कितना आएगा भैया, x की जगह पर पाई माइनस एक्स लिखेंगे तो ये 2 पाई माइनस 2x हो जाएगा। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का साइन है। और फिर जब यहाँ पर x की जगह पर पाई माइनस एक्स लिखेंगे तो cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, और फिर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो एक और माइनस साइन आएगा, मतलब ये माइनस 1 का स्क्वायर होता है। दो माइनस साइन निकल के आए, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो ये अंदर साइन पाई बाई 2 कॉस एक्स। फिर नीचे जब अपन x की जगह पर पाई माइनस एक्स लिखेंगे तो ये 2 पाई माइनस 2x आएगा, मतलब पाई माइनस 2x। अब ओवरऑल हमने इस डिनोमिनेटर में से माइनस साइन कॉमन ले लिया है ताकि 2x माइनस पाई बन जाए, और जब माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये x माइनस पाई हो जाएगा। तो अगले स्टेप में दिस बिकम्स x माइनस पाई, और बाकी जितनी बातें हैं वो फर्स्ट इक्वेशन जैसी हैं। साइन 2x है, साइन पाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स है, और होल डिवाइडेड बाय 2x माइनस पाई। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हमने लगा के ये इक्वेशन बनाई, और उसके बाद हम ये इक्वेशन पे आ गए। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इक्वेशन बाई प्रॉपर्टी नंबर 3 निकाला था, तो सब कुछ मेंशन कर दे रहा हूँ। और अब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब ऐड करेंगे, व्हेन यू ऐड इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, तो देखिए सब कुछ बिल्कुल सेम डला हुआ है, और ये x और x माइनस पाई मिलके 2x माइनस पाई बनाएंगे, जो नीचे वाले 2x माइनस पाई से सीधा उड़ जाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में i प्लस आई 2y बनेगा, राइट हैंड साइड में 0 से पाई, जब आप ऐड करोगे बेटा तो 2x माइनस पाई बनेगा, जो नीचे से कट जा रहा है। अब आप देखो कि ये कितना इजी होके आ गया फंक्शन, साइन 2x हो गया। तो ये है यूटिलाइजेशन। तो मैं आपको बताया कि क्लिक कैसे करेगा बेटा, जैसा ही सामने x आके बैठे वैसे ही आप समझ लीजिए कि इसमें ये प्रॉपर्टी लगने जा रही है। अब मैं इस साइन 2x को बेटा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख लेता हूँ, तो वो वाला 2 इस वाले 2 से कट गया है, और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख रहे हैं, तो यहाँ पर कॉस एक्स लिखा हुआ है, ये साइन है, ये पाई बाई 2 कॉस एक्स है, और यहाँ का जो साइन एक्स आया था वो इसके साथ पटक दिया है, और माइनस से मल्टीप्लाई कर लो बाहर और अंदर, क्योंकि अब हम cos x को t लेने जा रहे हैं। तो अगला स्टेप में वी सपोज cos x इक्वल्स टू t, cos x बराबर t लेंगे तो इसका डेरिवेटिव माइनस साइन x dx बिकम्स dt। तो देयरफॉर अपना जो इंटीग्रेशन आई है, लिमिट देखिएगा आप,
जब आप जीरो डालेंगे, भाई माइनस ऑलरेडी है हमारे पास, जब हम यहाँ पर जीरो डालेंगे तो cos जीरो का वैल्यू 1 होता है, जब हम पाई डालेंगे तो cos पाई -1 होता है। तो ये लिमिट में चेंज आ जाएगा। cos x को आपने t माना था, तो ये t इंटू ब्रैकेट के अंदर sin पाई बाई 2 t बन गया, sin पाई बाई 2 t बन गया, और माइनस sin x dx dt हो गया। अब आपको इसको करना है इंटीग्रेट। अब इसमें लगाइएगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें एक चीज कर सकते हैं, लोअर को अपर, अपर को लोअर लिमिट बना दीजिएगा तो माइनस साइन हट जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बोलता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस और पाई बाई 2 से डिवाइड करें। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये माइनस साइन आ गया और लिमिट है फ्रॉम -1 टू प्लस। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos पाई बाई 2 t अपॉन पाई बाई 2। अब इसमें लिमिट डालिएगा, जब आप 1 डालोगे तो cos 90 जीरो होता है, जब आप -1 डालोगे तो cos -90 वो भी जीरो हो जाएगा। तो पहला वाला टर्म टोटली जीरो आता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बाहर 2 पाई पाई हो गया, cos पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन sin पाई बाई 2 t अपॉन पाई बाई 2 लिमिट फ्रॉम -1 टू +1। ठीक है, तो ये 4 बाय पाई स्क्वायर आ गया। और जब आप इसमें अपर लिमिट डालेंगे तो 1 आएगा और लोअर लिमिट डालेंगे तो sin -1 तो इस तरीके से ये आंसर आपको 8 बाय पाई स्क्वायर। तो दिस इज दी सॉल्यूशन ऑफ कल वाला क्वेश्चन, होमवर्क का जो था क्वेश्चन, उसका आंसर 8 बाय पाई स्क्वायर आता है। एंड दिस इज दी अप्रोच। मेन स्टेप इसमें कहाँ से आपको क्लिक होगा कि हमने यही करना है, तो इस एक्स से क्लिक होता है। यही एक्स आदि सामने बैठा है तो थर्ड प्रॉपर्टी लगाना है। जैसे ही थर्ड प्रॉपर्टी लगाओगे, फर्दर आगे जाओगे तो अपने आप ये नीचे वाला 2x माइनस पाई और सामने वाला x दोनों हट जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन 2 के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होके आ गया। अब उसको सिंप्लीफाई करके बस सिंपली इंटीग्रेट किया है एंड यू गेट द आंसर। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन। जो कुछ बच्चों ने मेरे को कुछ ही बच्चों ने, इतने बैच में कुछ ही बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, बार बार बोलने के बाद भी उन्होंने मेरे को सबमिट किया है। कल तक नहीं आ रहा था, लेकिन आज फिर उन्होंने डाला तो हो गया करेक्ट। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं, कैलकुलेशन में कल का क्वेश्चन है ये। अपन अब चलते हैं इसमें आगे की थ्योरी पर। आज मैं आपको प्रॉपर्टी के आगे की डिस्कस करूंगा। ठीक है, और इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ पहले, फिर चलेंगे अपन आगे। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा और वो आप लोग हाँ ना वो थम्स अप करते जाएं, रोज भूले ना उस चीज को, क्योंकि पता ही नहीं पड़ता कब लोग आप लोग हो, क्योंकि सेकंड क्लास में ज्यादातर इशू आता है। थम्स अप बनाएं, आना भूलें। यस, चलिए, ओके, वेरी गुड। तो ये बेटा कल वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप लोग ट्राई करिएगा। मेन हिंट आपको पता है, कहीं भी किसी क्वेश्चन में एक्स दिखेगा, थर्ड प्रॉपर्टी लगाना, आपकी प्रॉब्लम तभी आएगी। कल आपने प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6 देखा था, और जिसमें अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट वो 0 से पाई बाई 2 तक, log sin x, log cos x, log tan x, log sec x, log cos x, log cot, ये 6 रिजल्ट आपको लिखा है। बहुत सारे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो कई बार ये रिजल्ट बन जाते हैं। इनको अपन ने डायरेक्टली यूज करना है, टाइम सेविंग है ये। ठीक है, चलते हैं बेटा अपन आगे की थ्योरी पर। और अगला बेटा अपना जो हेडिंग है, प्रॉपर्टी नंबर जो भी है डाल लीजिए, 8 है शायद, प्रॉपर्टी नंबर 8, और पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तो मूविंग ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 8। और ये प्रॉपर्टी एप्लीकेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन पर बेस्ड है, पीरियोडिक फंक्शन।
ठीक है, फंक्शन के चैप्टर में आपने पीरियोडिसिटी पढ़ी है फंक्शन की, ठीक है, वहां पर बेस्ड है। कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो पीरियोडिक होते हैं और उन फंक्शन की पीरियोडिसिटी पर ये कुछ प्रॉपर्टी है डेफिनाइट इंटीग्रेशन की, वो आप देखें। तो प्रॉपर्टी बोलती है बेटा ये कि इफ fx be a function with period कैपिटल T, fx कोई फंक्शन है जिसका पीरियड कैपिटल T है, देन इस फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 से n t तक fx dx, इट इज n टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t f of x dx, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। n जो है वो आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, सॉरी n आपका जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो मतलब नेचुरल नंबर है। तो दिस इज दी प्रॉपर्टी। यदि यहाँ पर कोई फंक्शन लिखा है जिसका पीरियड t है और इस पीरियड में कोई नंबर मल्टीप्लाई किया है, तो आप ये नंबर सामने लेके केवल फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैं इस प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन आपको एक आधी क्वेश्चन में बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा तो प्रॉपर्टी आपको क्लियर होगी। मतलब मैं केवल आपसे इतना बोल रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू इंटीग्रेट 0 से लेके 10 पाई तक मॉड साइन एक्स डीएक्स, इसको इंटीग्रेट करना है बेटा। आप जानते हो कि मॉड साइन एक्स फंक्शन का पीरियड जो होता है वो बेटा पाई होता है। मॉड साइन एक्स का पीरियड होता है पाई, और यदि इसका पीरियड पाई है तो पाई के सामने जो नंबर लिखा है वो आप नंबर सामने ले लो। मतलब बाई दिस प्रॉपर्टी ये जो 10 है बेटा ये सामने आ जाएगा। इंटीग्रेशन पे अब लिमिट बचेगी 0 से लेके पाई तक मॉड साइन एक्स, और आप जानते हो 0 से पाई का मतलब पहले दो क्वाड्रेंट, और पहले दो क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए 0 से पाई तक मॉड साइन एक्स का मॉड छोड़ सकते हो डायरेक्टली। और अब आप जब आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो इसका आंसर 2 आता है, तो टोटल आंसर इस क्वेश्चन का 20 आता है। तो वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज 20, ठीक है। सो ये क्वेश्चन का आंसर 20 आएगा। सो देयरफॉर 0 से 10 पाई तक मॉड साइन एक्स की वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन बेटा है वो है 20। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, एक्चुअली ये प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जब अपन 0 से 10 पाई तक यदि मॉड साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करें बेटा तो ये इस तरीके से बनता है। 0 से 10 पाई तक का मतलब है बेटा ये, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हुई है, ये वाई एक्स, समझ गया, ये एक्स एक्स है। ये मॉड साइन एक्स का ग्राफ बना हुआ है 0 से 10 पाई तक, ठीक है। बाहर वाला कहीं कट गया हो तो ध्यान में रखिएगा, वही कट गया है शायद, ये वाला, हाँ ठीक है। दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स, और कहां से कहां तक प्लॉट है बेटा, ये 0 है, फिर ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ये 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, 10 पाई, लास्ट वाला 10 पाई जो कटा है, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये बोला हूं कि जब ये पीरियोडिक फंक्शन है अपनी वैल्यूज को रिपीट कर रहा है तो क्यों इसको हम 10 बार इंटीग्रेट करेंगे। इसका मतलब ये है हम केवल बेटा ये एक पोर्शन का एरिया निकालेंगे, मतलब 0 से पाई तक उसको इंटीग्रेट करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसका 10 टाइम्स कर देंगे एंड वी गेट द आंसर। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है कि आपको 10 बार ही इंटीग्रेट नहीं करना, आपको 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई, फिर 2 पाई से, ऐसे इंटीग्रेशन नहीं करना। सिमेट्रिक पोर्शन है, पीरियडिक है, मतलब अपनी सारी वैल्यूज को रिपीट कर रहा है, तो ये जो वैल्यू आएगी वही ये वैल्यू आएगी, वही ये वैल्यू आएगी। तो किसी एक का आपने एरिया निकाल लेना है, मतलब इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। 0 से पाई तक हमने निकाल लिया, उसका 10 टाइम्स कर दिया एंड वी गेट द आंसर, ठीक है। तो ये है वो प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन। तो कभी भी कोई पीरियोडिक फंक्शन आता है तो आप उसका पीरियड पहले निकालिए। जैसे यहाँ पर मॉड साइन आया था, मॉड साइन का पीरियड आपको पता होना चाहिए कि पीरियड पाई है, तो पाई के सामने का जो नंबर है वो सामने आ जाएगा और फिर आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा इसमें। आई होप ये आपको एक समझी होगी।
अब मैं आपके साथ नोट में एक बात कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे नोट को। ये एक्चुअली इसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है बातें, ठीक है। तो नोट देखिए आप, मैं यहाँ पर साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ, ग्राफ ऑफ साइन एक्स। ठीक है, इस तरीके से और भी कंटिन्यू, क्योंकि मेरे को केवल 0 से 2 पाई तक ग्राफ चाहिए मेनली। तो ये हमने साइन एक्स का ग्राफ बनाया। आप जानते हो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, मॉड साइन एक्स का पीरियड पाई होता है। अब मैं बेटा यदि यहाँ पर मैं आपसे बोलूं कि ये हमारा कोई वैल्यू है ए, और यहाँ पर 2 पाई है, और ये वैल्यू है हमारा 2 पाई प्लस 2 पाई, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये जो वैल्यू ऑफ, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये जो शेडेड पोर्शन, ये जो शेडेड पोर्शन, तो क्या इसमें मैं ये लिख सकता हूँ कि a से 2 पाई प्लस a तक, या a से a प्लस 2 पाई तक जो वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन आएगा वो 0 से 2 पाई तक आएगा। मतलब मैंने क्या किया है कि जो 0 से 2 पाई तक वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन होगा, मतलब यहाँ पर यदि इतना पोर्शन छोड़ा है तो यहाँ पर उतना पोर्शन एक्सटेंड कर दिया। मतलब ये समझ लीजिए कि हमने इस पूरे ग्राफ को ए यूनिट का, इतने यूनिट का धक्का मार दिया, तो ये ग्राफ थोड़ा सा आगे सरक गया, और यहाँ जितना सरका वहां ये सरक के बाहर हो गया। मतलब कहने का जो है वो ये है कि यदि मैं इस साइन एक्स फंक्शन को 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करूं, तो जो हमको एरिया मिलेगा वही एरिया हमको कहां से कहां तक मिलेगा, यदि मैं इसको a से लेके a प्लस 2 पाई तक इंटीग्रेट करूं साइन एक्स डी। बात समझ में आ रही है आपको? और यहाँ पर 2 पाई जो है, 2 पाई इज द पीरियड ऑफ फंक्शन साइन एक्स। तो कहने का मतलब है ये एक प्रॉपर्टी बन गई। यदि हम इसको पलट के लिख दें, इसको पहले लिख रहा हूं और इसको बाद में लिख रहा हूं, तो यहाँ पर मैंने लिखा है a, यहाँ पर लिखा है a प्लस 2 पाई, वेयर 2 पाई फंक्शन साइन एक्स का पीरियड है। तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 0 से 2 पाई। आप बताइए हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ सर, ये तो बिल्कुल सही है। अब एक बात यहाँ पर लिखेंगे कि दिस इज ट्रू, दिस विल होल्ड ट्रू फॉर एवरी पीरियोडिक फंक्शन। और ये जो बात है ये हर पीरियोडिक फंक्शन के लिए ऐसी होगी कि नहीं होगी? सही बात है कि नहीं है? दैट मीन्स, अब अपन यहाँ पर जनरल यदि लिख देते हैं, दैट मीन्स यदि मैं आपको a से a प्लस टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स कहीं पर दूंगा, तो आप उसको डायरेक्टली 0 से t एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख देंगे। या t क्या है? t फंक्शन एफ एक्स का पीरियड है, जो सबसे पहली लाइन लिखी है मैंने वही, कि एफ एक्स का पीरियड हम t लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये है वो प्रॉपर्टी बेटा, है ना। एक ही जगह ये है, एक ही जगह ये है, t 2 पाई है, तो 2 पाई यहाँ पर साइन एक्स का पीरियड था, यहाँ पर एफ एक्स का पीरियड t है, तो हमने ये प्रॉपर्टी बना दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और लगभग हर फंक्शन के लिए एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो इतनी बात को आप नोट कर लीजिए। कुछ और बातें मेरे को लिखानी है, वो मैं आगे लिखाऊंगा। इसमें एक बात आप लिख देना, वेयर टी इज द पीरियड ऑफ फंक्शन। पेज नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लो। कोई और डाउट? अगर वो सर अगर a पॉजिटिव रहा तो अपन a से लेकर a प्लस 2 पाई को a से 2 पाई नहीं लिख सकते? ये पॉजिटिव रहा तो ए से 2 a पाई से थोड़ी होगा। ए नहीं, देखो उसका इसका जो तरीका है ना, वो एक्चुअली ये है कि जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे ना, इसको दो चीजें लिखते हैं। एक तो लिखते हैं ए से ए, तो ए से ए तक तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन आपका 0 हो जाएगा, तो फिर वो डायरेक्टली 0 से टी बचेगा, तो 0 से टी तक एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। सर अगर मतलब a ये मैं से बोल a, रहा हूँ। फिर उसके हाँ बाद बोलो। a से t तक, a से a प्लस t तक लिखेंगे ना? नहीं सॉरी, a से t हाँ तक लिखेंगे ना? नहीं नहीं, ये देखो, इसको कंपेयर करो ना आप इससे। मतलब ये दोनों में फर्क क्या हुआ है? ये दोनों में फर्क ये हुआ है कि आप इसको ऐसा समझ लो,
ये a को मैंने a प्लस 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तब बात ये हाँ है कि a से a तक तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, अब जो बचेगा वो 0 से 2 पाई तक बचेगा साइन एक्स डी, समझा अभी? हाँ सर। तो इसको हटा देता हूँ, ये है। तो मेनली जनरली वो 0 जीरो लिखते नहीं है, 0 आएगा भी नहीं कभी, a प्लस 0 नहीं आता, तो केवल a से a प्लस 2 पाई आएगा, तो अपन डायरेक्टली उसको 0 से 2 पाई लिख देंगे, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। ये पीरियडिक फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कुछ क्वेश्चन अपन करेंगे इस पे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 8 अपन डिस्कस कर रहे हैं। अब इस पे 2-3 रिजल्ट और आपको लिखा देता हूँ, जो कि इसी रिजल्ट से निकल के आते हैं। तो जैसे पहला रिजल्ट इसमें बन गया, तो यही हो गया। एक रिजल्ट ये बन गया कि यदि मैं अब आपसे a से लेकर a प्लस एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स देता हूँ, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, n टाइम 0 से t एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बात वही है, बात वही है, सेम ही बात है। बस हुआ क्या है, यहाँ पर t की जगह मैंने एन टी लिखा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर एन टी आएगा, और फिर ऊपर वाली जो प्रॉपर्टी आपको बताई थी वो नेचुरल नंबर सामने आ जाएगा। तो ये वो ले लिया प्रॉपर्टी आपका 0 से t एफ ऑफ एक्स। दूसरी बात यह है कि यदि a प्लस एन टी से b प्लस एन टी तक f ऑफ x dx का इंटीग्रेशन आता है, तो इट इज इक्वल्स टू a से b f ऑफ x, क्योंकि एन टी से एन टी तक वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे हमने इसको a प्लस 0 लिखा था, तो a से a तक वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0, केवल 0 से 2 पाई बचता है। तो ये वही बात है कि यदि सेम पोर्शन आएगा तो आप उसको डायरेक्ट छोड़ दीजिए, केवल a से b तक वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन लिखिए। तो a से a प्लस एन टी हो गया। और एक और रिजल्ट है कि यदि a से b प्लस एन टी दिया, a से b प्लस एन टी, और लास्ट इफ यू हैव टू इंटीग्रेट a से b प्लस एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको करोगे पहले a से b तक इंटीग्रेट, a से b तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर b से b प्लस एन टी तक जाएंगे, और b से b प्लस एन टी को इस वाले रिजल्ट से आप लिखोगे, तो केवल क्या लिख सकते हैं इसको, n टाइम्स 0 से t एफ ऑफ एक्स, ये है ये वाला रिजल्ट तीसरा, ठीक है। तो 1 2 3 4 रिजल्ट है ये, इन पर बेस आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको याद रखिएगा, रिजल्ट आपको बहुत हेल्प करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो सारे रिजल्ट बिल्कुल इसी प्रॉपर्टी से आ जाते हैं। इसमें और इसमें फर्क केवल कितना है, एन टी का है, बस एन सामने आ गया। यहाँ पर क्या फर्क है, दोनों यदि सेम होंगे तो काट दीजिए, ए से बी तक लिख दीजिए। तीसरा रिजल्ट क्या है, यदि ए से बी प्लस एन टी आया, तो अपन क्या करेंगे, पहले ए से बी तक इंटीग्रेट करेंगे, फिर बी से बी प्लस एन टी आएगा, तो बी से बी प्लस एन टी में बी से बी तक तो 0 हो जाएगा, 0 से एन टी बचेगा, ठीक है। तो दिस इज दी लास्ट प्रॉपर्टी। अब मैं इस पर बेस आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, और आप ये करते जाइए, ये रुकिए मत, है ना, ताकि पता लगता रहे कि आप बैठे हो, या तो सवाल कुछ पूछते रहा करो, नहीं तो थम्स अप करते रहा करो। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। चलिए पहला क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन है सारे ये, तो इवैल्यूएट 0 से 4 पाई तक मॉड cos x dx। खत्म हो गया ये क्वेश्चन। तो भाई मॉड cos x का पीरियड भी कितना होता है, पाई होता है, तो इसलिए इससे 4 सामने आ जाएगा, इससे 4 सामने आ जाएगा। अरे थम्स अप मारो ना भाई, बोलने के बाद भी नहीं मारते। 4 टाइम्स ऑफ 0 से पाई मॉड cos x dx, और मॉड cos x को आप इंटीग्रेट कर लेना, 2 आता है इसका आंसर, तो इसकी आंसर हो जाएगी ये। तो दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, बस बस बस, एक ने कर दिया बहुत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 0 से 25 तक। ये देखें 0 to 25 e raised to the power x minus greatest integer of x dx. We have to integrate this function. 0 से 25 तक e पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब आपको ये बता दें कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का पीरियड जो है वो 1 होता है, और 1 होता है। इसलिए जब आप इस क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, 25 सीधा सामने छोड़ दोगे, 0 से 1 तक e पावर x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx होगा। अब आप ये जानते हो कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा। अब यू नो दैट कि 0 से 1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जो है वो 0 होती है, मतलब ये सीधा सीधा 25 0 से 1 तक e पावर x dx बचा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लेना। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 25 टाइम्स ऑफ e माइनस 1। कोई डाउट है आपको तो पूछो इसमें, कोई डाउट है आपको तो पूछो। नहीं है, चलिए वेरी गुड। अब एक बात सुनिए मेरी, एक क्वेश्चन जो है वो आईआईटी में 2 बार आया हुआ है, एक बार 94 में और एक बार 2004 में। ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उसको अपन करते हैं, फिर अपन इसमें आगे प्रॉपर्टी पे डिस्कस करेंगे। तो ये 2 बहुत बेसिक क्वेश्चन कराए, एक जेई वाला क्वेश्चन भी आप देखो, जेई में किस तरीके से अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आपको ये दिया था बेटा, 0 से लेके n पाई प्लस v मॉड साइन एक्स डीएक्स, मॉड साइन एक्स डीएक्स। ये बराबर क्वेश्चन में आपको दिया था 2n plus 1 minus cos v, where n is a positive integer, n आपको पॉजिटिव इंटीजर बोला था, where n is a positive integer and v का वैल्यू 0 से पाई कर दिया, v आपको 0 से पाई कर दिया था। ये आपको शो करना था, ये शो करना था, क्योंकि इसके पहले वाले एग्जाम में 2006 के पहले तक सब्जेक्टिव भी पेपर होता था, है ना, तो वहां पर सब्जेक्टिवली मतलब शो करने वाले रिजल्ट भी आते थे। तो ये उसका क्वेश्चन है, यू हैव टू शो दैट कि इसके इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो 2n plus 1 minus cos v आएगी। n आपको पॉजिटिव इंटीजर बोला है, मतलब वही नेचुरल नंबर, और v इज एनी नंबर विच इज एनी रियल नंबर विच इज लाइज फ्रॉम 0 to पाई, 0 से पाई तक कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, तो ये आपको शो करना है। ये आईआईटी 1994 और आईआईटी 2004 दो जगहों पर पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो चलते हैं इसमें आगे कैसे अप्रोच करेंगे। भाई जैसे बताया वैसे ही करेंगे। ये प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए कि यहाँ पर v की जगह, ये a की जगह पर v लिखा हुआ है और ये nt लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें आप प्रॉपर्टी लगाइए, इसको कैसे आप इंटीग्रेट करोगे। इजी है बहुत। सबसे पहले 0 से v जाएंगे, उसके बाद b से b प्लस n पाई जाएंगे, तो इजीली वेरीफाई होता है, 2-3 लाइनों में खत्म भी हो जाएगा। ट्राई करिए आप इसको। मैं भी ताई 1-2 लाइन यहाँ पे करूंगा, अगली लाइन यहाँ पर करूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। बाय दी प्रॉपर्टी दिस इंटीग्रेशन कैन बी रिटन। सबसे पहले मैं इसको 0 से लेके b तक इंटीग्रेट करूंगा, मॉड साइन एक्स डीएक्स, मॉड साइन एक्स डीएक्स, और फिर उसके बाद b से लेके v प्लस एन टी तक जाएंगे, मॉड साइन एक्स डीएक्स, मॉड साइन एक्स। अब 0 से b, और चूंकि b का वैल्यू पाई से छोटा है, मतलब पहले 2 क्वाड्रेंट है, पहले 2 क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो मॉड साइन सीधा छोड़ सकते हो। तो अगले स्टेप में कटेगा शायद, अगला स्टेप है, अगला स्टेप कट जाएगा। तो मैं पिछले वाले सर इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, अगर ये दोनों बराबर प्रूव करना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, राइट हैंड साइड शो करने जा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं पहले इसका, फिर अगले पेज पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए पेज नंबर 4। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जो फर्स्ट क्वेश्चन है सर, उसमें कॉस का जो इंटीग्रेशन है वो साइन आएगा, तो सर आंसर 0 ही आएगा क्या?
नहीं बेटा, मॉड लगा है ना। अच्छा सर। तो आप मॉड लगा है तो पहले मॉड साइन हटाओगे, पहले मॉड साइन हटेगा, और हटेगा कब? पाई/2 पर। तो पाई/2 पर इसको ब्रेक करना है। तो पहले 0 से पाई/2 करना, फिर पाई/2। मैं 0 से पाई कॉस नहीं पूछा हूँ, 0 से पाई तक मॉड कॉस है। ठीक, समझ गया मानसी? यस सर। चलिए तो अपन इस क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। अब तो कुछ भी नहीं बचा, ये क्वेश्चन में खत्म हो गई बात। भाई ये तो आपको बताया कि मॉड सीधा छोड़ सकते हो, तो ये 0 से b तक सीधा सीधा साइन एक्स बचेगा, और प्लस b से b तक इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, तो ये n टाइम 0 से लेके t हो गया। t सॉरी पाई है ना, ये पाई है, ये पाई n पाई 0 से पाई हो गया, 0 से पाई, और मॉड साइन एक्स दिए, मॉड साइन एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर भी 0 से पाई तक जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो 2 आता है, तो ये 2n हो जाएगा, है ना। अब अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1 आता है, तो 1 माइनस कॉस b आएगा प्लस 2n आएगा, और इसी कारण आप इस रिजल्ट को 2n प्लस 1 माइनस कॉस b लिखते हैं। दिस इज दी वेरिफिकेशन ऑफ दिस रिजल्ट। अब आप नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। सर लिमिट्स 0 से b तक थे ना? हाँ 0 से b है ना लिमिट, ये 0 से b। कहीं कोई डाउट हो किसी भी स्टेज में तो पूछ लीजिए। इतना मैं हटा दिया हूँ, और उतना मैं रखा हूँ। यदि ये सॉल्यूशन में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। सर यहाँ लिमिट्स चेंज कैसे हुए? साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो माइनस छोड़ दिया, लोअर को अपर, अपर को लोअर लिमिट बना दिया। इधर जो माइनस आएगा b नीचे लिख दिया, 0 ऊपर लिख दिया, तो माइनस साइन भी हट गया डायरेक्ट। ठीक है, सो नोट कर लीजिए, ये थी अपनी प्रॉपर्टी नंबर 8 विच इज बेस्ड अपॉन प्रॉपर्टी, पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। यदि कोई फंक्शन पीरियोडिक है, ठीक है, तो ऐसे प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। कहीं भी आपको डाउट आएगा तो आप तुरंत पूछिएगा, क्योंकि डाउट मन में रखोगे तो हो सकता है वो आगे बढ़ बढ़ के और बड़े हो जाए। अब अपन चलते हैं बेटा अगली प्रॉपर्टी पर, विच इज प्रॉपर्टी का नंबर है 9, और ये प्रॉपर्टी बहुत बार मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसको, और आपको बताया था कि बेटा जब डेफिनाइट इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तो एक बार और बताऊंगा। तो आज वो दिन है जब हम इसको एक बार और डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। एक बार मैं पहले बता चुका हूँ, जहाँ पर जब मैं बताता हूँ वहां पर बच्चों को बोलता हूँ कि एक बार और जब डेफिनाइट इंटीग्रेशन आएगा तो वो डेफिनाइट इंटीग्रेशन में एक बार और बताऊंगा, ठीक है। और ये थ्योरम का नाम है, नाम से आप लीबनिज़ थ्योरम, या लीबनिज़ रूल, ठीक है, ये नाम है। आपने इसको पहले भी यूज किया हुआ है लिमिट के चैप्टर में, और वहां पर भी आपको बोला था कि डेफिनाइट इंटीग्रेशन जब आपको पढ़ाऊंगा तब एक बार और इसको बताऊंगा, ठीक है। और ये कब यूज करी जाती है? तो सर ये यूज की जाती है जब हमको डिफरेंशिएशन करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है किसका? डेफिनाइट इंटीग्रेशन का। जहां पर भी डेफिनाइट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना होगा, ये रूल लगेगा, लीबनिज़ रूल। ये क्या कहता है? इस रूल के मुताबिक यदि आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फाई एक्स से लेके साई एक्स तक, एफ ऑफ टी डी टी,
एफ ऑफ टी डी टी। तो इस रूल के मुताबिक क्या करना है आपने भाई, इसमें कहीं भी हम ये नहीं करेंगे कि पहले फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, फिर लोअर और अपर लिमिट डालेंगे, फिर एक्स का फंक्शन बनेगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम आंसर बताएंगे। तो लिबरीज ने आपका ये सारा काम आसान कर दिया। उन्होंने कहा ना इंटीग्रेशन करने की जरूरत है ना डिफरेंशिएशन करने की जरूरत है, आप केवल क्या करो, ये जो टी लिखा हुआ है इस टी की जगह पर अपर लिमिट डालो, इस टी की जगह पर अपर लिमिट डालो, और फिर इसी अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करो, फिर इसी अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करो, माइनस यही काम आपको लोअर लिमिट के साथ करना है। टी की जगह लोअर लिमिट डालो और फिर इसी लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करो। दिस इज कॉल्ड द लीबनिज़ रूल, जो कि डेफिनाइट इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन के वक्त हमेशा और हमेशा यूज होगी, हमेशा और हमेशा यूज होगी। इतनी बात में कहीं आपको कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। मैं इसका एक और जनरलाइज वर्जन पूछता हूँ। जेई मेंस लेवल तक, जेई मेंस लेवल तक ये बहुत काम में आती है। जेई एडवांस लेवल पे जब आप जाओगे, केवल एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ, एडवांस लेवल पर इसका एक दूसरा वर्जन भी काम में आता है, सेकंड वर्जन, और उसमें ये होता है, सेकंड, मैं ए के बाद बी लिख रहा हूँ यहाँ पर, और वो ये कहता है कि जब आपको डेरिवेटिव, भाई सारी बातें वही हैं, फाई एक्स से लेके साई एक्स तक सब कुछ मैं वही लिख रहा हूँ। एक बहुत छोटी सी जगह पर आपको चेंज दिखेगा, जिसके कारण यही एडवांस में वैसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, और वो जगह ये है। अब यहाँ पर फंक्शन दो वेरिएबल का दे दें आपको, एक्स का भी फंक्शन है और टी का भी फंक्शन है और डी टी है, तब क्या करेंगे, ठीक है। तो एक बहुत छोटी सी जगह पर डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो पहले केवल टी का फंक्शन होता था, अब वहां पर टी के साथ साथ एक्स का भी फंक्शन आ गया, वो वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तब ये रूल कैसे एप्लीकेबल है, तब इसमें बहुत एक छोटी सी जगह पर चेंज आएगा, और वो चेंज इतना है कि आपने इस वाले को, जैसे आपको बताया था ना इम्प्लीसिट फंक्शन में पार्शियल डेरिवेटिव बताया था, पार्शियल, जब दो वेरिएबल का फंक्शन आएगा तो पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, बस वही कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो इसकी जो वैल्यू होती है, मैं ये रिजल्ट को यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ क्योंकि नीचे पूरा नहीं आ पाएगा। सेकंड, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यदि फंक्शन को लिमिट दिया है, अच्छा एक चीज और है कि जो वेरिएबल है वही वेरिएबल होंगे लिमिट में, क्योंकि फंक्शन एक्स का ही बनेगा इसमें, है ना। और अब मैं यहाँ पर आपको फंक्शन जो बना के दिया हूँ वो एक्स और टी दोनों वेरिएबल का है, और ये एफ टी है। अब जब आपको इसको लीबनिज़ रूल से डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए जो पहला स्टेप है वो ये है कि आप इसको लिमिट को ऐसा रखिए और यहाँ पर इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को, बाकी सब बातें ऐसा हो। बस केवल क्या करेंगे, इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, प्लस इसके बाद वो सारा काम करना है जो आपने यहाँ पर किया हुआ है पहले रूल में। मतलब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगले स्टेप में इस एफ में, फंक्शन में अपर लिमिट लिखेंगे टी की जगह पर, मतलब ये लिखेंगे एक्स साई एक्स और इनटू इसी अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, पूरा काम वही करना है, बाकी कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। और एफ ऑफ, फिर लोअर लिमिट लिखेंगे टी की जगह पर और उसी लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। ये है दूसरा लीबनिज़ रूल, ठीक है, बहुत जगहों पर काम आएगा, आप उसको नोट कर लीजिए। कोई डाउट है अब इसमें आपको तो पूछिएगा। सर लिमिट्स में एक्स स्क्वायर नहीं चलेगा है ना? लिमिट में कौन से में, ये वाले में? हाँ नहीं, फंक्शन ऑफ एक्स कुछ भी चलता है। यहाँ पर एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स पावर 4 हो सकता है, 10x हो सकता है, sin x हो सकता है, log x हो सकता है, एक्स के कोई भी फंक्शन आ सकते हैं यहाँ पर। जब आप यदि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो यहाँ पर एक्स के फंक्शन आएंगे और कोई भी आ सकते हैं, ठीक है। ओके सर। तो अब मैं इसका यूटिल, हाँ बोलो बेटा। सर जो आपने सब उसमें कौन सा वाला, ये पहला वाला ए वाला लगा था ना उसमें लीबनिज़ रूल तो ओरिजिनल यही है, बहुत जगहों पर ये लगता है
मैं केवल जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा फॉर्मूला उसमें इंट्रोड्यूस किया हूँ कि एक आधी बार जेई एडवांस में इस तरीके से भी लिबनिज रूल पे क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पर केवल और केवल इसमें पहले वाले में और दूसरे वाले में फर्क यह है कि पहले वाले में यहाँ पर केवल टी का फंक्शन आता था, अब यहाँ पर एक्स और टी दोनों का फंक्शन हो गया है। तो बस उसमें केवल एक, बाकी काम तो वही किया है पूरा, बस एक काम यहाँ पर किया है कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव डाल दिया है। इतने से आपको याद, ऐसे याद भी रखना है। तो बहुत लंबा जो लिबनिज रूल यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है, दोनों सेम है, ये भी सेम है ये भी सेम है। लेकिन जब दो वेरिएबल का आएगा तो इसका क्या करेंगे, तो इसका बस एक बार पार्शियल डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू इट। बाकी जो काम हमने यहाँ पर कर रखा है बिल्कुल वही काम यहाँ पर है। किसकी जगह पर एक्स लिखते हैं, टी की जगह पर एक्स लिखते हैं, टी की जगह पर अपर लिमिट लिखा जाता है। तो यहाँ भी मैंने टी की जगह पे ही अपर लिमिट लिखा है, अपर लिमिट को टी की जगह पे ही लोअर लिमिट लिखा है, लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट किया। तो ये काम वही किया जो यहाँ पर किया था। एक चीज बस ये ऐड हुई है, ये वाली चीज बस ऐड हुई है। ठीक है, तो जैसे अब मेरे को क्वेश्चन जैसे पूछा था कि लिमिट एक्स स्क्वायर नहीं हो सकती, तो हो सकती बिल्कुल। जैसे आपको डेरिवेटिव करना हो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब तक dt अपॉन log t का, dt अपॉन log t का, अपन क्या करेंगे बेटा, सीधा आपको क्या बताया, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, t की जगह पर अपर लिमिट लिखेंगे, मतलब एक्स क्यूब लिखेंगे, और फिर अपर लिमिट एक्स क्यूब का डेरिवेटिव तो कितना आएगा 3x²। फिर t की जगह पर लोअर लिमिट लिखेंगे, लोअर लिमिट कितना है log x², और फिर x² का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा x। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, तो यहाँ का 3 और ये 3 सामने आएगा तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर x² अपॉन log x, और ये x अपॉन log x। दिस इज द फाइनल आंसर, ये का फाइनल आंसर है। इस तरीके से इसको अप्रोच कर, ठीक है। यह लिबनिज रूल का एप्लीकेशन, एक क्वेश्चन आपको बताया, एक दो क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत जगहों पर यूज होता है, इसको याद रखेंगे। तो पहले अपन इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर अपन कुछ क्वेश्चन। आप बोलिए सर यहाँ पे सेकंड वाला लगा क्या फर्स्ट वाला? फर्स्ट वाली लगेगा बेटा, एक ही वेरिएबल है ना वहां पर, एक ही वेरिएबल है ना। हाँ यहाँ पर log t में यदि log t की जगह log x, t लिखा होता है तो ये सेकंड वाला बनता है। यहाँ केवल log t लिखा है, फंक्शन केवल t का है। इंटीग्रेशन के अंदर जाओ और वहां से देखने की पता चलेगा कि फर्स्ट लगा है कि सेकंड लगा है। केवल t का फंक्शन है तो फर्स्ट लगेगा, t के साथ साथ ये x का भी फंक्शन है तब सेकंड लगेगा। चलते हैं पेज नंबर 6 पर और 5 पर, सॉरी, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग, निम्नलिखित का डेरिवेटिव निकालिए। पहला वाला है क्वेश्चन 0 से x cos t dt। दूसरा वाला है 0 से x² cos t² cos t², ठीक है। तो एक और लिख ही लेते हैं, ये वाला का है, कोई इतने अलग अलग लिख रहे हैं। तीसरा भी लिख देते हैं, इंटीग्रेशन 1/x से √x cos t²। तो ये सब पहले वाले लेबनीज रूल पर ही बेस्ड है ना। तो सिंपली अपन डायरेक्ट इनका आंसर लिख सकते हैं। क्या करना है आपने, सिंपली ये सबको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिख लेना, ठीक है, क्योंकि x की ही लिमिट लगी हुई है। तो क्या करेंगे,
t की जगह पर x लिखेंगे और x का डेरिवेटिव 1 आएगा, फिर t की जगह 0 लिखेंगे और 0 का डेरिवेटिव 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है cos x। जब इधर आएंगे तो t की जगह पर x, t की जगह पर लिखना, याद रखना t की जगह पर x स्क्वायर लिखना है, तो उसका भी स्क्वायर करेंगे तो cos x पावर 4 बनेगा। और फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है 2x। अब यही काम लोअर लिमिट जब भी 0 करोगे तो -0 हो जाएगा, वो लिखने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जैसे करेंगे तो t स्क्वायर की जगह पर अपन x लिख रहे हैं तो रूट x लिख रहे हैं, तो ये cos x बन जाएगा और ये रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है, तो ये आएगा 1/2 रूट x इंटू cos x, फिर माइनस। अब यही काम लोअर लिमिट के साथ करना है, तो cos 1/x स्क्वायर बनेगा और माइनस 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अब आप मैच कर लीजिए, कोई आपको डाउट है तो पूछिए। So this is the solution of this question, these questions. Okay, ठीक है, करेक्ट है तीनों, है ना। आपको कोई डाउट हो कैलकुलेशन में बेटा तो पूछ लेना। ये तीनों का मैंने लेबनीज रूल से डिफरेंशिएशन किया। हमको डेफिनाइट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन पूछा था, तो हमने लेबनीज रूल से इसको डिफरेंशिएट कर दिया। 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, कहीं आपको डाउट हो तो अभी पूछ लो आप इसको। तो सेकंड वाले फॉर्मूला पे एक बताइए ना कुछ। वो भी आ रहा है अभी का, वो भी कराऊंगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है बेटा, वैसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये यही मेंस लेवल तक का आप क्वेश्चन ऐसे समझ सकते हो उसको। इफ डेरिवेटिव, आपको ऑलरेडी डेरिवेटिव दिया हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके y तक, बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन, e रेज़ टू द पावर -t² dt और प्लस 0 से x² sin² t dt, sin² t dt। यदि इसके इंटीग्रेशन का वैल्यू आपको 0 दिया है तो आपको बताना है d/dx कितना है, देन dy/dx पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। अब आप ध्यान से समझो इसको, क्या करेंगे। तो एक चीज जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो और वो ये है कि यहाँ पे तो x का फंक्शन है, हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x का फंक्शन है, लेकिन हम डेरिवेटिव कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर जो फंक्शन बनेगा ये y का फंक्शन बनेगा, यहाँ जो फंक्शन बनेगा वो y का फंक्शन बनेगा। अब इसको कैसे अप्रोच करेंगे तो वो आप ध्यान से समझो, ठीक है, वो आप ध्यान से समझो। तो ये मैं डेरिवेटिव दोनों पे पहले अप्लाई कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ, सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्या हो जाएगा, ये जो d/dx है ये सबसे पहले वाले फंक्शन पर अप्लाई कर रहा हूँ जो कि आपको दिया है 0 से लेके y² तक e पावर -t² dt, ठीक है। और फिर यही डेरिवेटिव का साइन मैं अप्लाई कर रहा हूँ दूसरे वाले इंटीग्रेशन पर जो आपको दिया है 0 से x² sin² t dt, ठीक है। और ये दोनों का डेरिवेटिव हमको 0 दे रखा है, 0 से इक्वेट कर दिया। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो देखिए क्या है, भाई ये y का फंक्शन है तो ये केवल y के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट हो सकता है। तो जब आप इसमें फर्दर अप्रोच करोगे तो एक स्टेप बस यहाँ पर बढ़ेगी और वो होगी कि अपन पहले इसको चेन रूल लगा रहा है, मतलब पहले अपन इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं और फिर बाद में y को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट, तो इसको पहले ऐसा लिख लेंगे। ये वाला तो हो ही जाएगा, ये वाला तो जो मेथड आपको बताया, t की जगह पर कितना लिखना है आपने, x² लिखना है, फिर x² का डेरिवेटिव 2x, 0 के साथ करोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये तो खत्म ही है। अब इसको कर लीजिए, अब ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो क्या करना होता है, तो इसमें t की जगह पर अपर लिमिट लिखना होता है, तो t की जगह पर जब y² लिखोगे तो y पावर 4 बन जाएगा t की जगह पर, और फिर y² का डेरिवेटिव कितना आएगा
2y, लोअर लिमिट के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये साथ में कितना बैठा हुआ है, dy by dx बैठा हुआ है, और प्लस 2x साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर 0। अब निकाल लीजिए, 2 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर हमको dy dx पूछा था, इस क्वेश्चन का dy dx आएगा माइनस में x इंटू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन y इंटू ई पावर माइनस वाई पावर 4। आप चाहो तो इसको ऊपर ले जाके देख सकते हो, यह है dy by dx का वैल्यू। सर वो फर्स्ट वाले की अपर लिमिट y है या y स्क्वायर है? अच्छा y है क्या, मैं y स्क्वायर पे कर दिया, इसलिए आंसर भी मैच नहीं कर रहा। ठीक है, ये y, चलो खैर, ये y हो गया, y हो गया तो ई पावर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और y का डेरिवेटिव फिर 1 आएगा, इतनी जगह पर चेंज कर लेना, और इससे डिवाइड हो जाएगा तो 2 कटता नहीं, ये 2x हो जाएगा, और ई पावर माइनस वाई स्क्वायर नीचे आएगा, y आता है। तो फाइनल आंसर ये है, इट इज माइनस 2x ई पावर वाई स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आंसर। मैच कर लेता हूँ मैं, माइनस 2x, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ये है, ये देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच का, ये थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच था, है ना। सर स्टार्टिंग के क्या बोले, सर स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स। स्टार्टिंग में सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि वे फंक्शन बनेगा किस वेरिएबल में, तो जो लिमिट लगी हुई है जिस वेरिएबल की, उस वेरिएबल का फंक्शन बनता है, तो ये y का फंक्शन बनेगा, जबकि हमको इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो y वाला केवल y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको तो ऐसा रहने दिया। जो हमको dy by dx निकालना था, पहले हमने dy by dy कर दिया, फिर बाद में dy by dx कर दिया। मतलब आप ऐसा समझो कि dy उड़ जाएगा, तो वही dy by अपॉन dx आ जाता है। चेन रूल लगाइए इसको, ठीक है, तो इसको d अपॉन dy लिखा, फिर dy अपॉन dx लिख दिया, तो ये करा है। बाकी इसको तो चेन लिबनिज रूल से डिफरेंशिएट कर दिया, फिर इसको भी लिबनिज रूल से डिफरेंशिएट कर दिया, ये dy by dx सच बैठा है, और बस उसके बाद dy by dx की वैल्यू हो जाती है, इजीली कैलकुलेशन हो जाता है। नोट कर लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। पेज नंबर 6 पर, पेज नंबर 6। देखो एक और क्वेश्चन मेरे पास, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और अच्छे से कर लेना। बहुत बहुत जेई मेंस में भी पूछा है, बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। डेफिनाइट इंटीग्रेशन का तो वेटेज जेई मेंस और एडवांस दोनों में ही बहुत अच्छा है। मैं इसके क्वेश्चन आपको कराऊंगा, या आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन खुद से जेई मेंस के एडवांस के उठा के सॉल्व करो। देखिए एक और क्वेश्चन, फाइंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। देखो अब ये कंबाइन करके क्वेश्चन दिया है, फाइंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा ऑफ फंक्शन आपको दिया है ये बेटा, 0 से एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ई पावर टी dt। समझ गए, इसका आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा बताने हैं। तो अब ये क्वेश्चन डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का दोनों पर बेस क्वेश्चन है। कैसे अप्रोच करेंगे भाई, जब भी मैक्सिमा मिनिमा बताना होता है, मैक्सिमा मिनिमा बताने के लिए क्या करते हो, मैक्सिमा मिनिमा बताने के लिए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। आप फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, लिबनिज रूल से ही निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करना है। डेफिनाइट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन जहां भी आएगा वहां लिबनिज रूल लगेगा। तो अब ये क्या बोल रहा है, टी की जगह पर अपर लिमिट लिखो, टी की जगह पर अपर लिमिट लिखो, ये हो गया टी की जगह पर अपर लिमिट लिख के, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, और 0 के लिए करोगे तो 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट कर दिया। तो अब अपने पास बेटा क्या आ गया, इसके फैक्टर्स निकाल लेना। तो इसके फैक्टर्स आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 4। मतलब ओवरऑल क्या बनेगा, ये
एक ब्रैकेट में x माइनस वन, एक ब्रैकेट में x प्लस वन, एक ब्रैकेट में x प्लस टू, एक ब्रैकेट में x माइनस टू। अब नीचे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हम बेटा साइन चेक करना चाहते हैं, और जब साइन चेक करोगे तो डिनोमिनेटर साइन पर कोई इफेक्ट डालेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो हमको ये चेक करना है फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद अपन कौन सी मेथड लगाते हैं मैक्सिमा मिनिमा के लिए। मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है, क्योंकि मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव जो है इस तरीके से फैक्टर फॉर्मेट में आ गया, तो हम इजीली वेवी कर मेथड से इनके साइन बता सकते हैं कि कब ये पॉजिटिव होगा और कब ये नेगेटिव होगा। तो इसलिए मैंने लिबनिज रूल से पहले डिफरेंशिएट किया, फिर इसके ये 5 रूट आ गए, और 5 रूट आने के बाद हम इसको वेवी कर मेथड से इसका साइन चेक कर लेते हैं कि कब ये पॉजिटिव है कब ये नेगेटिव। तो हियर वी चेक द साइन, और उसके लिए अपन ने यहाँ पर ये सारे रूट्स को प्लॉट कर दिया, -2, -1, 0, +1 और +2। और आप ये जानते हो यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, फिर यहाँ नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा। अब आप देख रहे हो कि -2 पर ये नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, इसलिए -2 पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ। और उसके बाद 0 पर ये नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, और उसके बाद 2 पर ये नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है। तो आपका जो पॉइंट्स ऑफ मिनिमा है, पॉइंट्स ऑफ मिनिमा जो है इस क्वेश्चन के लिए, पॉइंट्स ऑफ मिनिमा दे आर 0 और +-2, और फिर पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा जो बचे हुए दो हैं वो आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा जो आएगा वो +-1 आएगा, क्योंकि 1 पर भी पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है और -1 पे भी पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ मिनिमा 3 होंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा 2 होंगे। तो अब आपको क्वेश्चन में इंटीजर टाइप में भी बना के पूछ सकते हैं कितने पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा है, सब्जेक्टिवली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अप्रोच करना है। ये है लिबनिज रूल पर बेस्ड एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो पूछिएगा। अब मैं आपको ये 2 क्वेश्चन आप कर लेना बेटा, है ना। एक क्वेश्चन ये दे रहा हूँ, बाई डी एक्स ऑफ, इजी क्वेश्चन है, ये कर लेना। एक्स स्क्वायर से, अरे ये तो करा ही दिया मैंने, चलो लिख दिया है, डी टी अपॉन लॉग कर लेना। और दूसरा क्वेश्चन है कि इफ इंटीग्रेशन π/3 से x तक स्क्वायर रूट ओवर 3 माइनस साइन स्क्वायर टी, 3 माइनस साइन स्क्वायर टी डी टी, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से y cos t dt, ये भी क्वेश्चन इस तरीके का मैंने करा दिया है आपको। तो dy dx बताना है आपको, देन dy बाय dx कितना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में dy dy, तो ये भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। तो ये दोनों क्वेश्चन आप कर लेना, दोनों करा चुका हूँ उस तरीके के। आप एग्जैक्ट ये वाला तो करा ही दिया, इस तरीके का एक क्वेश्चन कराया तो वो आप कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेते हैं। कोई डाउट है जब तक आपको पूछ लीजिए। So moving on to page number 7. अरे हैं कि नहीं है लोग, चला गया सब लोग छोड़ छाड़ के, हम अकेला पढ़ाया जा रहा है। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर। अच्छा, ओके ओके ओके, 7th पेज।
अच्छा, मैं अभी एक चीज़ आपको बता दूं कि इवनिंग में हर अल्टरनेट डेज में एनसीईआरटी में जो है सॉल्व करता हूं बच्चों के लिए। तो यदि आप लाइवली सॉल्यूशन उसका चाहते हैं तो हर अल्टरनेट डेज में एक दिन 11th का करते हैं, एक दिन 12th का करते हैं। तो आपकी 7.3 एक्सरसाइज तक हमने वहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। सॉल्यूशन एनसीईआरटी का यूट्यूब पे उसके सॉल्यूशन है, आपको मिल जाएंगे। 7.1, 7.2 और 7.3 इतना कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो आप, मैं लिंक भेजते जाऊंगा, आप लाइवली आना चाहते हैं तो वहाँ पे भी जाके उसका सॉल्यूशन आधा पौन घंटे में कुछ 15-20 सम अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो उस तरीके से हर अल्टरनेट डेज में रखा है ताकि बच्चों को वैसी भी मदद मिल जाए कि कम से कम एनसीईआरटी तो वो बच्चे, सारे बच्चे सॉल्व करें, है ना। तो उनके लिए मैंने वो प्रोसीजर रखा है। ऐसे 11th में रखा है, ऐसे ही 12th में भी रखा है ना। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और डेफिनाइट इंटीग्रेशन में नेक्स्ट जो अपनी बात है वो मेरे को ये बोल रहे थे कुछ बच्चे कि वो 2 वेरिएबल वाला लें, ठीक है। तो वो मैंने आपको होमवर्क में डाल रहा हूँ, क्वेश्चन आप ट्राई करना, और नहीं आता है तो कल की क्लास में अपन उसको फिर डिस्कस कर लेंगे। 2 वेरिएबल वाला तो लेबनिज रूल का जो क्वेश्चन है 2 वेरिएबल वाला, वो मैं आपको होमवर्क में डाल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा इसमें मेरे को भी, तो आप पहले ट्राई कर लो, नहीं आता तो फिर मैं आपको बता दूँगा। क्वेश्चन ये है कि इफ y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x f of t into sine of k times of x minus t dt। तो आपको बताना है, शो करना है, देन प्रूव दैट, देन शो दैट d2y by dx स्क्वायर मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस k स्क्वायर y इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ, यह क्वेश्चन आप इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि डबल वेरिएबल आ गया है, अंदर जो केवल और केवल t का फंक्शन होना चाहिए, तो ये वाला फंक्शन तो केवल t का है, लेकिन यहाँ पर t के साथ साथ वो वेरिएबल भी आ गया इसका फंक्शन बनेगा, x और t दोनों आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो ये लेबनिज रूल पर फर्स्ट जो सेकंड केस है, सेकंड केस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करिएगा, ये आपको मैं होमवर्क में देके जा रहा हूँ, ठीक है। आप इसको ट्राई कर लीजिए और हो जाएगा तो सॉल्यूशन आप मेरे को सबमिट करें, और नहीं होगा तो कल की क्लास में अपन इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अभी भी। अब मैं इसमें एक दो क्वेश्चन आपको जेईई मेंस के हो सकेगा, तो जेईई मेंस में किस तरीके से क्वेश्चन इस पर बेस पूछे गए वो मैं आपको डाल दूंगा इसमें, ठीक है। लिबनिज रूल पर बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, उस पर क्वेश्चन आपको आए हैं, तो वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और अगली क्लास में इसकी आगे की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ये जो प्रॉपर्टीज हम अपन डिस्कस कर रहे हैं ना, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी आपको, ये केवल कंपटीशन में आती है, और अपन एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं कंपटीशन में। एनसीईआरटी में उतना ज़्यादा मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी कहीं से भी सफिशिएंट नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। हाँ, लेकिन नेसेसरी है, आप कर सकते हैं, क्वालिटी क्वेश्चन उसमें भी दे रखे हैं, अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो आप उसको जरूर सॉल्व करिए, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, खास तौर से इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी बुक्स हैं, और एनसीईआरटी से ज़्यादा अच्छे ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज करके स्टेट बोर्ड में दे रखा है। तो स्टेट बोर्ड में टॉपिक वाइज उन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं, एनसीईआरटी में 2-2, 4-4 टॉपिक पर बेस एक एक्सरसाइज बनाई है, जबकि स्टेट बोर्ड में हर एक टॉपिक पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन, तो स्टेट बोर्ड में काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में उन्होंने दे रखी है एक्सरसाइज। तो आप स्टेट बोर्ड की बुक से भी क्वेश्चन तैयार कर सकते हो, लगभग सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के स्टेट बोर्ड में आपको मिल जाएंगे।
ठीक है, सो बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।